फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है हेरोड का मॉडल। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हेरोड का मॉडल क्या है और उन्होंने इससे रिलेटेड क्या बताया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेरोड ने गुणक तथा त्वरक की अंतःक्रिया के आधार पर अपने विकास मॉडल का प्रतिपादन किया है। हेरोड इंग्लैंड के रहने वाले अर्थशास्त्री थे। हेरोड ने अपने सिद्धांत में केन्सीय विश्लेषण को प्रावैगिक बनाने का प्रयास किया है। कीन्स ने अपने विश्लेषण में गुणक का प्रयोग तो किया है, परंतु त्वरक की धारणा को कोई स्थान प्रदान नहीं किया है। हेरोड का उद्देश्य सतत वृद्धि की दशाओं का अन्वेषण करना है। जिस प्रकार सभी सिद्धांत की कुछ न कुछ मान्यताएं होती है, उसी प्रकार हेरोड के मॉडल की भी निम्नलिखित मान्यताएं हैं। ठीक है, तो हेरोड का जो मॉडल है वो गुणक तथा त्वरक की अंतःक्रिया पर संबंधित है और वो केन्स का विचार को लेकर के चले हैं, लेकिन केन्स ने अपने विचार में क्या माना था, बस गुणक को माना था और त्वरक को उन्होंने कोई भी महत्व नहीं दिया था। इसीलिए हेरोड ने दोनों को लेकर के चला है। ठीक है, त्वरक और गुणक दोनों को लेकर के ये अपने मॉडल में चले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने मॉडल में कौन कौन सी मान्यताएं मान ली हैं। तो पहला मान्यता उन्होंने माना है कि परिमाप के स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं। दूसरा है कुल वास्तविक बचतों का स्तर कुल आय का स्थिर अनुपात है। तीसरा है तकनीकी प्रगति का समग्र प्रभाव तटस्थ है। चौथा है पूंजी उत्पाद और श्रम उत्पाद अनुपातों को स्थिर माना जाता है। पांचवा, उद्यमियों की निवेश करने की इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन कितनी तीव्रता से बढ़ता है। हेरोड का मॉडल 3 तरह के विकास की दर पर आधारित है। पहला है वास्तविक वृद्धि दर, दूसरा है अभीष्ट अथवा आवश्यक वृद्धि और तीसरा है प्राकृतिक वृद्धि दर। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है वास्तविक वृद्धि दर। ठीक है, वास्तविक वृद्धि दर वह दर है जिस पर देश विकास कर रहा है। इसका निर्धारण बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा होता है। इसे हेरोड ने अपने सूत्र में जी द्वारा व्यक्त किया है। वास्तविक वृद्धि दर कुल आय में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, जहाँ पे वेयर जी इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रोथ रेट, डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन टोटल इनकम और वाई इज इक्वल टू इनकम को दर्शाता है। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वास्तविक वृद्धि दर आय में वृद्धि का कुल आय से अनुपात है। इसे 2 तत्व निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जी को कौन कौन निर्धारित करता है, 2 तत्व है। ठीक है, सेविंग इनकम रेशियो, ठीक है, मतलब आय की बचत दर, इसे छोटा एस और स्मॉल एस डिवाइडेड बाय वाई से दर्शाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कैपिटल आउटपुट रेशियो या फिर पूंजी उत्पादन दर, इसे बड़ा सी और डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक वृद्धि दर और इसे निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच निम्न संबंध पाया जाता है, जैसे जी और सी इज इक्वल टू स्मॉल एस, ये इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। वेयर जी क्या दर्शाता है, एक्चुअल ग्रोथ रेट को, सी क्या दर्शाता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, और स्मॉल एस क्या दर्शाता है, शेविंग इनकम रेशियो। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई था, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा के डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एस बाय वाई। ठीक है, सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर जी सी इज इक्वल टू स्मॉल एस था। ठीक है, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई क्या था, जी था, और सी क्या था, आई डेल्टा वाई था। ठीक है, इज इक्वल टू एस वाई, मतलब कि ये जो जी और सी है, ठीक है, तो जी का ये था, सी का ये फॉर्मूला निकला था, आई बाई डिवाइडेड बाय वाई, और इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या था, एस डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, तो ये वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई बाय वाई बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू एस बाय वाई बचेगा ये वाला,
तो ये y कट जाएगा तो क्या बचेगा, I इज इक्वल टू एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हेरोड के अनुसार सतत विकास की शर्त है कि वास्तविक बचत वास्तविक विनियोग के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था, अभिष्ट अथवा आवश्यक वृद्धि। यह दर किसी अर्थव्यवस्था की आय का पूर्ण क्षमता विकास दर होती है, क्योंकि यह पूंजी के बढ़ते हुए स्टॉक का पूर्ण उपयोग करती है। इसलिए इसे पूर्ण क्षमता वृद्धि दर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मशीनरी और मानव श्रम का अधिकतम उपयोग होता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमता पर काम करती है। इसे हेरोड ने GW, ठीक है, स्मॉल वाला W से व्यक्त किया है, जो आय की पूर्ण वृद्धि विकास दर है। इसको भी वास्तविक वृद्धि दर की तरह ही निर्धारित करने वाले दो तत्व है। ठीक है, पहला है कैपिटल आउटपुट रेशियो C और स्मॉल r, ठीक है, दूसरा है सेविंग इनकम रेशियो यानी कि स्मॉल s। इन दोनों के संबंधों को निम्न सूत्र से दिखाते हैं, GW और CR, जहाँ पे W और R क्या है वो स्मॉल में है, इज इक्वल टू स्मॉल s। ठीक है, वेयर GW इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट और CR इज इक्वल टू क्या होगा, रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो और S इज इक्वल टू सेविंग। विकास के पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए हेरोड का मानना है कि विकास की वास्तविक दर विकास की अभिष्ट दर के बराबर होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए हेरोड के अनुसार आवश्यक विकास दर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि G इज इक्वल टू GW और C इज इक्वल टू CR होना चाहिए। सिंस GW और CR इज इक्वल टू स्मॉल s और GW इधर ये CR गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो S डिवाइडेड बाई CR। अभिष्ट अथवा आवश्यक वृद्धि दर बचत तथा आय की दर और आवश्यक पूंजी की दर का अनुपात है। दीर्घकालीन संतुलन, ठीक है, तो इसको देखेंगे कि अभिष्ट अथवा आवश्यक वृद्धि दर जो है वो दीर्घकाल में कैसे संतुलित होता है। ठीक है, हेरोड के अनुसार अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए G इज इक्वल टू GW और C इज इक्वल टू CR होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसमें दीर्घकालीन संबंध होता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए G इज इक्वल टू GW और C इज इक्वल टू CR होना चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये दोनों क्या रहते हैं, असंतुलित रहते हैं। इसी स्थिति को हेरोड ने इस प्रकार व्यक्त किया है। ठीक है, जब G क्या होता है, ग्रेटर देन क्या रहता है, GW और C क्या रहता है, मतलब CR जो रहता है वो क्या रहता है, ग्रेटर देन C। ठीक है, ऐसी अवस्था दीर्घकालीन स्थिति की होती है जहाँ GC इज इक्वल टू S और GW CR इज इक्वल टू स्मॉल s। ठीक है, वहाँ पे बिग S को दर्शाया गया है, ये वाला। तो अथवा G इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई C और GW इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई CR। यदि G ग्रेटर देन GW है और S डिवाइडेड बाई C ग्रेटर देन S डिवाइडेड बाई CR है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई C ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई CR, अथवा उसको C ग्रेटर देन CR भी लिख सकते हैं, है ना। जब G GW से बड़ी हो, आय की वृद्धि दर उत्पादन की वृद्धि दर से बड़ी होने के कारण उत्पादन की मांग उत्पादन की पूर्ति से बढ़ जाएगी तथा अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का अनुभव करेगी, जिससे कि पूंजी की कमी हो जाएगी, जिस कारण निवेश बचत से बड़ा होगा तथा समग्र उत्पादन कुल मांग से गिर जाएगा। परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन मुद्रास्फीति होगी तथा वृद्धि दर स्थिर नहीं होगी। इसको चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है। तो ये इसका फिगर है जहाँ पे y और x अक्ष लिया गया है। y अक्ष पर वृद्धि दर को दर्शाया गया है और x अक्ष पर समय को दर्शाया गया है, जहाँ T1, T2, T3, T4 और T5 है और y अक्ष पर केवल y0 है। ठीक है, E क्या है, संतुलन का बिंदु है और G और GW को दिखाया गया है।
चित्र से x अक्ष पर समय तथा y अक्ष पर वृद्धि दर को दर्शाया गया है। आय y0 को आरंभिक पूर्ण रोजगार स्तर से आरंभ होता है। वास्तविक वृद्धि दर G बिंदु E तक अभीष्ट वृद्धि पथ GW का समय T1 द्वारा अनुसरण करता है, परंतु T2 से आगे G और GW पथ से विचलित हो जाता है, जहां G GW से ऊंचा है। ठीक है, वहाँ पे दो स्थितियाँ थी, मतलब इससे पहले हम लोग देखें कि G ग्रेटर देन GW, अब यहाँ पे देखेंगे G स्मॉलर देन क्या है GW। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर G स्मॉलर देन GW होगा तो क्या होगा, C ग्रेटर देन CR हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि GC इज इक्वल टू S होता है बिग वाला, और या फिर हो सकता है GW CR इज इक्वल टू स्मॉल s होगा। ठीक है, तो जब GW CR इज इक्वल टू S होगा तो GW इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई CR हो जाएगा। ये इधर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन CR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, S डिवाइडेड बाई C और ये ग्रेटर देन S डिवाइडेड बाई CR हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ऊपर कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई C और 1 डिवाइडेड बाई CR, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C ग्रेटर देन CR। ठीक है, जब G GW से कम हो तो I की वृद्धि दर उत्पाद की वृद्धि दर से कम होगी, अतः वांछित निवेश बचत से कम है तथा कुल मांग कुल पूर्ति से कम है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन, रोजगार और आय में गिरावट होगी। इसको भी हम लोग चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये हम लोग का फिगर है। ठीक है, जहाँ पे ये G वक्र है और ये GW वक्र है, ये E बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये Y0 है और ये 0 है, मतलब हाँ, इधर समय को दर्शाया गया है T1 T2 T3 T4। ठीक है, और y अक्ष पर क्या वृद्धि दर को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि दर लिख लीजिएगा, ये y अक्ष क्या है, वृद्धि दर को दर्शा रहा है। समीकरण जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी थ्योरी के लिए, जहाँ समीकरण दिया हुआ है वहाँ पे समीकरण ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको समीकरण समझ में नहीं आ रहा है, एक तो 4-5 बार पहले उस समीकरण को पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आता है तो उसको रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि समीकरण से ही और फिगर बनाना और एक्सप्लेन करने से ही अच्छा मार्क्स उठ जाता है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चित्र से x अक्ष पर समय तथा y अक्ष पर क्या है, वृद्धि दर को दर्शाया गया है। आय y0 से प्रारंभ होती है, जहाँ GWG वक्र को E बिंदु पर काटती है, जहाँ समय T2 है, अतः यह संतुलन की स्थिति में है। T2 से के बाद GW ग्रेटर देन G से है। ठीक है, कारण G रेखा GW से नीचे गिर जाती है। इसमें बिंदु E को क्षुरधार संतुलन कहते हैं। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग का पॉइंट था प्राकृतिक विकास दर। प्राकृतिक संसाधन द्वारा कोई भी अर्थव्यवस्था अधिकतम विकास दर प्राप्त कर सकता है, इसे ही प्राकृतिक विकास दर कहा जाता है। इसे GN से दर्शाया जाता है। इसे GN CR इज इक्वल टू S होता है और GN CR नॉट इक्वल टू S द्वारा प्रदर्शित करता है। ठीक है, GN CR इज इक्वल टू S भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू S भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। जहाँ GN इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और क्योंकि इसके द्वारा विकास की उच्च सीमा निर्धारित होती है, अर्थव्यवस्था GN की सीमा से ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद प्राकृतिक संसाधन एवं श्रम की पूर्ति की सीमाएं लागू होने लगती है। CR इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायरमेंट है और S इज इक्वल टू सेविंग इनकम रेशियो को दर्शाता है। ठीक है, सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि GN CR बचत की औसत प्रवृत्ति के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब चलिए देखते हैं G, GW और GN में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। ठीक है,
हेरोड का मानना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार तभी होगा जब G = GW और GW = GN, यानी कि तीनों बराबर हो। ठीक है, अगर पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में लाना है तो यह बराबर होना चाहिए, परंतु यह केवल थोड़े समय के लिए ही संतुलन में होता है और उसके बाद इसमें क्या होता है, विचलन आने लगता है। इसके लिए उन्होंने दो स्थितियां बताई है, मतलब कि उसमें जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसके लिए दो कारण क्या है, मुख्य रूप से उत्तरदायी है। पहला है, अगर GW > GN है तो GW > G है। ठीक है, या तो GW > G है और GW > G है। इसको उन्होंने चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया है। तो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। y अक्ष पर वृद्धि दर और x अक्ष पर समय को दर्शाया गया है। ठीक है, ये GW रेखा है और ये GN रेखा है। ठीक है, ये y0 है, यहाँ पे G है और ये स्मॉल ऐसे थोड़ा सा कट दिया हुआ है, इसको दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, अब देखते हैं चित्र से इस स्थिति में दीर्घकालीन गतिहीनता को दर्शाया गया है। GW > G होगा तो C भी CR से क्या है, बड़ा होगा, अर्थात C > CR। और श्रम की कमी के कारण पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता हो जाती है। श्रम की कमी के कारण उत्पादन में वृद्धि की दर GW से कम रहती है, जिस कारण मशीनें बेकार पड़ी रहेंगी तथा रोजगार एवं आय में कमी आती रहेगी, जिससे दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी स्थिति है, अगर GW > GN होता है या फिर GW > G होता है। ठीक है, यह स्थिति दीर्घकालीन स्थिति को दर्शाता है। इसे चित्र द्वारा भी समझा जा सकता है। तो ये फिगर है। ठीक है, y अक्ष पर वृद्धि दर और x अक्ष पर समय को दर्शाया गया है। ये GW रेखा है, ये GN रेखा है और ये G रेखा है। ठीक है, जो E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। चित्र से x अक्ष पर समय तथा y अक्ष पर वृद्धि दर को दर्शाया गया है, जहां E संतुलन का बिंदु है, C > CR है, जिसका अर्थ है कि पूंजीगत वस्तुएं कम है और श्रम की अधिकता है, जिससे ज़्यादा लाभ होगा और आय भी बढ़ेगी। हेरोड का मानना है कि तीनों जिस अर्थव्यवस्था में बराबर होंगे उस अर्थव्यवस्था का सतत विकास होगा। तीनों कहने का मतलब क्या था, G = GW और GW = GN। ठीक है, जिस प्रकार सभी सिद्धांत की कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती है, उसी प्रकार इस सिद्धांत की भी क्या है, कुछ आलोचनाएं हैं। तो चलिए इसकी आलोचनाएं देखते हैं। पहला है, बचत प्रकृति और पूंजी उत्पादन में अस्थिरता। बचत की जो प्रवृत्ति रहती है वो क्या होती है, हमेशा स्थिर नहीं रहती है, कभी अधिक तो कभी कम होती है। उत्पादन भी हमेशा एक सा नहीं होता है, यह मांग के अनुसार क्या है, घटता बढ़ता रहता है। यदि मांग अधिक है तो उत्पादन बढ़ेगा और यदि मांग कम है तो उत्पादन घटेगा। दूसरा है श्रम और पूंजी की अस्थिरता। श्रम और पूंजी भी सदैव एक से नहीं रहते, ये भी घटते बढ़ते रहते हैं। कभी श्रम को पूंजी के स्थान पर रखकर घटा बढ़ा दिया जाता है तो कभी पूंजी को घटा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है ब्याज की दर। हेरोड की आलोचना का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें ब्याज दर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, जबकि निवेश ब्याज पर ही निर्भर करता है। चौथा है सरकारी कार्यक्रम। हेरोड की आलोचना का एक मुख्य कारण यह भी है कि इसमें सरकारी कार्यक्रमों की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी हेरोड ने जो भी मॉडल दिया है इसको अपनाया गया। इन्होंने अपने मॉडल में यह बताया कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ाया जाए। यह एक दीर्घकालीन मॉडल है क्योंकि इसमें पूर्ण रोजगार को बताया गया है, जो कि दीर्घकाल के अंतर्गत आता है। तो आज का ये टॉपिक था हम लोग का हेरोड का मॉडल। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।